बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज पढ़ रहे थे हम। इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा था अपना, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक का कंसेप्ट है ही क्यों क्यों पढ़ते हैं हम ये? हाँ जी, बताओ। मैम इतनी ताकि जितने हम हमारी कंपनी के पास हैं हम उतने ही कर सके, ज्यादा करने का भी वो नहीं होगा और जितने कम भी ना शेयर हो। उतने सारे बायबैक कर सकते हो आप। नहीं, जितने एफिशिएंट है करने। हम्म। मतलब अगर आपके पास सपोज 1 लाख शेयर्स थे, ठीक है। अगर कोई लिमिट नहीं होती, आपने क्या करा, पूरे के पूरे 1 लाख बायबैक कर लिए होते, तो उसके बाद आपने चाहे उसके बदले का सीआरआर भी बना दे, उसका फायदा क्या है जब कोई शेयर्स ही नहीं है? और बिना शेयर कैपिटल के तो आपकी कंपनी चल भी नहीं सकती। तो इसलिए वो एक लिमिट लगा के रखता है कि आपको 3 टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं। और उसमें से जिसमें भी लीस्ट आता है या हायर वाला, लोअर लेते हैं या हायर, तीनों टेस्ट में से लोवेस्ट जो नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं या हाईएस्ट, कौन से वाला लेते हैं हम? लोएस्ट। लोएस्ट। लोवेस्ट। इन तीनों टेस्ट की बेसिस पे जो भी लोएस्ट नंबर आएगा, उतने नंबर ऑफ शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो, ठीक है। लोवेस्ट नंबर ऑफ शेयर्स। कौन से 3 टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं? हाँ जी, किसी को याद है? मैम शेयर आउटस्टैंडिंग, रिसोर्स टेस्ट और डेट इक्विटी। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट और डेट इक्विटी। शेयर आउटस्टैंडिंग, रिसोर्स और लास्ट डेट इक्विटी। आयुषी, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट क्या होता है? जितने भी हमें शेयर्स बाय बैक करने हैं वो एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कि हम इतने ही कर सकते हैं और इतने हमें छोड़ने पड़ेंगे, मतलब हम्म। शेयर होल्डर्स के पास। प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट कितना होता है मुस्कान? मे बी 25% ऑफ 25%। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, हमारे पे इक्विटी शेयर उसका 25%। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इंटू 25%। ये होता है हमारा इस टेस्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। मतलब अगर सपोज आपके पास 2 लाख शेयर्स थे, तो आप उसका 25%, मतलब कितना? 2 लाख इंटू 25%, 50,000। 50,000। 50,000 शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो मैक्सिमम एज पर शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। ये तो एकदम सिंपल सा है। आपको कितने टाइप्स की कंडीशंस दे रखी हो, आपने नंबर ऑफ शेयर्स देखना है, उस पर 25% लगाना है, और मैं कह दूंगी एज पर शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी ब्रॉट बैक इज 50,000। रिसोर्स टेस्ट कौन बताएगा? हाँ जी, प्रतिभा, आप ट्राई करोगे रिसोर्स टेस्ट? या कोई भी बता दो जिसको भी याद हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ। क्या करते हैं हम रिसोर्स टेस्ट में? मैम 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स प्लस फ्री रिजर्व। 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स होता है। मैम पेड अप शेयर कैपिटल जो होता है प्लस फ्री रिजर्व उसका 25%। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, इसका आप 25% करते हो, ठीक है। इसका 25% करोगे तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा कि मैक्सिमम आप इतना अमाउंट के शेयर्स बाय बैक कर सकते हो। हमें यहाँ पे चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हम इसको किससे डिवाइड कर देते हैं? बाय बैक प्राइस। ये चीज समझ आई कि हमें देखना है आपकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, मतलब टोटल शेयर कैपिटल ले लो, उसमें फ्री रिजर्व ऐड कर दो, उसका 25% करो। जो भी अमाउंट आएगा वो आपका मैक्सिमम अमाउंट है कि आप कितना बायबैक कर सकते हो एज पर रिसोर्स टेस्ट। उसको बायबैक प्राइस से डिवाइड कर दो, आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल, आपकी पेड अप शेयर कैपिटल थी सपोज 5 लाख, पीएनएल का अमाउंट था 1 लाख, रिवेल्यूशन रिजर्व था 80,000, ठीक है, और जनरल रिजर्व है 1,50,000।
बायबैक प्राइस है आपका ₹50। बताओ कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। मैम आर आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व लिखा है फिर रिवेन्यू रिजर्व? रिवैल्यूएशन रिजर्व। मैम इसमें हम पेड अप शेयर कैपिटल लेंगे, पीएनएल लेंगे और जनरल रिजर्व लेंगे। एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स बताओ। मैम 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख और 7,50,000। 7,50,000 तो आपका अमाउंट आ गया, इसको किससे डिवाइड करेंगे। मैम इसको हम जो हम बायबैक प्राइस है उससे डिवाइड करेंगे। बायबैक प्राइस मतलब 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना अमाउंट आ गया, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ गए आपके। 50,000। ये हमने क्या करा, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ली, उसमें फ्री रिजर्व ऐड करे सब तरफ। जो ये रिवोल्यूशन रिजर्व था, इट इज अ रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व। कौन से एएस में पढ़ा था हमने रिवोल्यूशन रिजर्व। एएस नंबर। मैम AS10। एएस 10 टीपी में पढ़ा था। रिवोल्यूशन रिजर्व जो बनता है आपका, ये 12,500 क्या लिखा है आपने प्रवीण। मैम 7,50,000 का 25% जो करेंगे। अच्छा ठीक है, 25% रह गया ना। 7.5 लाख का 25% डिवाइड में 15 15। कितना आ रहा है ये। 12,500। 12,500 यस 12,500 मैम, से। 12,500। ठीक है, वो 25% से मल्टीप्लाई करना रह गया था। हाँ, तो हम रिवोल्यूशन रिजर्व डिस्कस कर रहे थे। एएस 10 में हमने पढ़ा था रिवोल्यूशन रिजर्व जो बनता है, जब आपका रिवोल्यूशन गेन होता है तब बनता है। उसका एक यूज पढ़ा था हमने कि जब भी आपका एसेट सोल्ड होता है तो उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स या फ्री रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देते हैं। या फिर ड्यूरिंग द टेन्योर अभी एसेट सेल नहीं हुआ, उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इनहांस डेप्रिसिएशन जितना रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये आपका रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, इसका पर्टिकुलर यूज है, तो इसको हम अपने फ्री रिजर्व्स में नहीं देते। क्या हमारा अगर यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा होता तो उसको लेते हम। हाँ जी, तो लेते हैं इसमें। उसको यस मैम लेते। Yes, क्योंकि हम बायबैक के पूरे चैप्टर में सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्री रिजर्व्स के साथ लेके चलते हैं। यहाँ तक क्लियर। इन दोनों टेस्ट में किसी को डाउट है तो बताओ। इसको एक बार नोट से गो थ्रू करो। As per Companies Act 2013, maximum number of shares that can be brought back shall be least of the following. Share outstanding test. The number of shares buyback shall not exceed 25% of shares outstanding. That is, number of equity shares outstanding into 25%. Resource test. The buyback must be equal or less than 25% of the total paid up capital and free reserves of the company. Paid up capital plus free reserves का 25% करेंगे divided by buyback price. क्लियर यहाँ तक। लास्ट हमारा टेस्ट है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। इसमें कौन बताएगा क्या करते हैं हम। किसी को भी याद है। मैम इसमें ना एक रेशो होती है बायबैक कि करने हमारा के बाद हम्म। बायबैक करने के बाद हमारा जो डेट है वो इक्विटी से डबल होना चाहिए। बायबैक करने के डबल बाद से वाला ज्यादा। डेट। हम्म। हाँ, अगर एटलीस्ट डबल होना चाहिए मतलब। एटलीस्ट डबल होना चाहिए। अगर आपका डेट सपोज 200 का है, तो जो आपकी इक्विटी है आफ्टर बायबैक वो 100 होती है। मतलब हम इसमें क्या लेके चलते हैं कि जो आपका डेट है ना, वो इक्विटी के एटलीस्ट 2 टाइम्स होना चाहिए आफ्टर द बायबैक। अगर आपके पास डेट 200 है तो आप क्या मान के चलोगे कि बायबैक के बाद आपकी इक्विटी एटलीस्ट 100 की बचनी चाहिए। क्योंकि आपका इक्विटी पे फर्क आता है। देखो, इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल आती है, इसमें फ्री रिजर्व्स आ जाते हैं। आपकी शेयर कैपिटल रिड्यूस होती है बायबैक से, नंबर ऑफ शेयर्स आपके कम हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फ्री रिजर्व्स आपके कम होते हैं, उससे क्या बना देते हैं हम, सीआरआर बना देते हैं, प्रीमियम राइट ऑफ करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका अमाउंट रिड्यूस हो रहा होता है। तो आप देखोगे रिड्यूस होने के ऐसा होना चाहिए कि आपकी एटलीस्ट 2:1 की रेशियो मेंटेन रहे। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम बाद वाली इक्विटी निकाले कैसे। हमें तो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक ही नहीं पता ना, तो हमें क्या पता इसमें से रिड्यूस कितना होगा, कैसे निकाल सकते हैं। कोई बताओ, अगर किसी को भी याद है तो। ये राधिका याद है आपको कैसे सॉल्व मैम करते एक हैं। बार क्वेश्चन रिपीट करना कि हमें क्या निकालना है। हमें ये इक्विटी। नहीं। हाँ, हमें प्रॉपर इसको सॉल्व करने का बताओ, इस मेथड से हम सॉल्व कैसे करेंगे। मैम जैसे हमारे को, मैम एक एग्जांपल लेके बताऊं। हाँ बताओ। मैम जैसे हमारे पास डेट है 5 लाख
हम्म। और हम्म। इक्विटी है 10 लाख। इक्विटी 10 लाख, अच्छा। तो हम पहले इसमें ऐसे करते हैं कि हम पहले डेट लिखते हैं, और जैसे हम बायबैक कर रहे हैं इसमें शेयर कैपिटल हमारी रिड्यूस होएगी हम्म। 3 लाख से, तो 7 लाख बचेगी। ठीक है। तो हम पहले ये लिखते हैं कि टोटल इक्विटी कितनी है, फिर टोटल इक्विटी आफ्टर बायबैक, हम्म। और फिर टोटल इक्विटी जो आफ्टर बायबैक है उसको कंपेयर करते हैं डेट से। अगर रेशियो हमारा सही आता है तो फिर हम उसको मान लेते हैं कि वैलिड टेस्ट है। हम्म। मतलब देखो, आपने तो बहुत ही समराइज कर दिया इसको। हमें ये देखना होता है, जैसे अगर सपोज आपके वाला एग्जांपल लूं, डेट हमारा है 5 लाख, ठीक है। तो हमें मिनिमम इक्विटी 2:1 की रेशियो मेंटेन करने के लिए मिनिमम इक्विटी कितनी चाहिए होगी? 2,50,000। एग्री? कि अगर आपको डेट इज टू, ये आपकी डेट इज टू इक्विटी की रेशियो आपको 2:1 चाहिए, अगर आपका प्रेजेंट डेट है 5 लाख रुपीज का, तो आपको आफ्टर बायबैक मिनिमम इक्विटी कितनी चाहिए? 2,50,000। अब आपको आफ्टर वाली है, तो आप प्रेजेंट देख लो। प्रेजेंट इक्विटी कितनी है? भाई आपने ये तो बता दिया कि बाद में 250 चाहिए। अभी प्रेजेंट में आपके पास इक्विटी अवेलेबल कितनी है? अगर वो 250 से कम है, एग्जाम्पल आपकी 1,80,000 की इक्विटी है, तो क्या आप बायबैक कर सकते हो? ये सुनो। नो। नो। ये सबको समझ आ गया क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें मिनिमम ही 250 की चाहिए, प्रेजेंट 180 है, पहले ही कम है, बायबैक करूंगे तो और कम हो जाएगी। तो इस केस में तो आप बायबैक कर ही नहीं सकते। आपको कभी कभी ना 2-3 केसेस बना के देगा वो, लोन के अमाउंट्स अलग अलग देगा कि आप बताओ किसमें कितना बायबैक कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको सबका लोन का अमाउंट देखो, उसका 50% कर दो, आपकी मिनिमम इक्विटी आ जाएगी। प्रेजेंट इक्विटी से कंपेयर करो, पता लगा प्रेजेंट इक्विटी ही कम है, तो उस केस में तो लिख दो नॉट एप्लीकेबल, बायबैक ही नहीं कर सकते। राइट। अब हम लेके चलते हैं जिस केस में बायबैक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सपोज प्रेजेंट इक्विटी ले ली 3 लाख रुपीज की, बायबैक कर सकते हो, कुछ ना कुछ अमाउंट तो बायबैक कर ही सकते हो। बट यस आपको मैम। पता है, इस प्रेजेंट इक्विटी में से आपको एक सीआरआर बनाना है, सीआरआर का अमाउंट भी बनाना है ना, तो आपको उसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है। तभी आप बायबैक का अमाउंट निकालोगे। तो आप इसमें कैसे करते हो? आपने देखा प्रेजेंट इक्विटी कितनी है आपके पास, उसमें से आपको एक तो मिनिमम इक्विटी मेंटेन करनी है, 3 लाख माइनस 250, 50,000 रुपीज बचे। उसमें से एक आपको सीआरआर बनाना है। अब वो भी आपका इक्विटी में से कम हो जाएगा, वो भी फ्री रिजर्व से हटके सीआरआर में चला जाएगा। इसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा, आप उतने का बायबैक कर सकते हो। मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक। यहां तक जितना बोला उसमें किसी को डाउट है तो बताओ, इसके बाद आगे करेंगे। मैम ये जो आपने इक्वेशन लिखी है ना, ये ऐसे समझ नहीं आया। ऐसे समझ नहीं आया? अगर मैं आपको कहूँ आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, प्रेजेंटली आपके पास 100 रुपीज है। आपको पता है उसमें से ना आपको मिनिमम जो सेविंग्स रखनी है अपने पास, 40 की तो सेविंग्स रखनी ही रखनी है। एक हम सरप्लस फंड्स रख के रखते हैं ना, कि कोई भी इमरजेंसी आ जाए, इतने पैसे तो हमको चाहिए। आपने बोला 40 रुपीज रखना है। दूसरी चीज, आपको एक पर्टिकुलर कोई चीज खरीदनी थी। फॉर एग्जाम्पल आपने ना एक ड्रेस खरीदनी थी, उसके लिए आपको चाहिए ₹20। आपके पास टोटल 100 थे, आपने बोला उसमें से मेरे को 40 की तो मिनिमम सेविंग्स रखनी है, 20 रुपीज मुझे एक ड्रेस के लिए चाहिए, तो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है जिसका आप कुछ भी कर सकते हो? 40 रुपीज बैलेंस अमाउंट। इससे आप फ्रीली कुछ भी कर सकते हो। सिमिलरली हम यहाँ पे देखते हैं, आपके पास प्रेजेंट इक्विटी कितनी है, उसमें से आपने देखा आपको मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन, कुछ ना कुछ तो मिनिमम मेंटेन करना है, वो लेस कर दो। जितना अमाउंट आपको सीआरआर में डालना है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए, वो हटा दो। बाकी अमाउंट आपका हो जाएगा बैलेंस अमाउंट, या फिर मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक। इतना आप फ्रीली बायबैक के लिए यूज कर सकते हो। राधिका समझ आया? यस मैम। और मैम इक्विटी में हम शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों लेते हैं ना? दोनों लेते हैं।
इक्विटी का मतलब ही वही होता है। अगर आपको खाली इक्विटी वर्ड यूज करा है तो मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल करा है तो मतलब इसमें सिर्फ कैपिटल आएगी। हमें चाहिए इक्विटी। और सिर्फ फ्री रिजर्व्स लेंगे? हाँ जी, फ्री रिजर्व लेते हैं सिर्फ। हाँ, मतलब जो रिसोर्स टेस्ट करते हैं उसमें सेम अमाउंट जो आती है वही यहाँ पे लेनी है। सेम अमाउंट लेनी है, उसमें से सीआरआर लेस करना है। ये आप इक्विटी में तो वही सेम अमाउंट लेते हो, उसमें से सीआरआर लेस करना है, मिनिमम इक्विटी लेस करना है। लेकिन यहाँ एक और दिक्कत आएगी आपको, कि क्या आपको सीआरआर का अमाउंट पता है? हम नहीं, सीआरआर का अमाउंट तभी पता चलेगा जब हमें पता चलेगा कि हम कितने शेयर बायबैक कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि सीआरआर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक इनटू फेस वैल्यू। अब आपको नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक ही नहीं पता, वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सीआरआर तो आपको नहीं पता। तो उसको हम मान लेते हैं एक्स, और मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक को मान लेते हैं हम वाई। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन बनती है आपकी प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। दिस इज योर इक्वेशन 1। इसमें किसी को भी कोई भी डाउट है तो बताओ। मैम अगर जैसे उन केस में जब हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, तो हम इसीलिए करते हैं ना कि मतलब जो लैंडर्स हैं उन्हें ये दिखे कि हमारे पास इक्विटी फंड्स हैं, तो हम इक्विटी शेयर कैप इक्विटी में हम प्रेफरेंस को भी नहीं लेना चाहिए फिर? देखो उस केस में लेंगे, मैं बताऊं आपको, प्रैक्टिकली इसका क्वेश्चन ऐसा मिलेगा नहीं। लेकिन ये एक डाइसी सिचुएशन है कि इक्विटी में हम सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल को लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी लेते हैं। तो वो आपका अजम्पशन आप लिख के कर सकते हो। जैसे ना अकाउंट्स में आपको इन जनरल ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलता, एफएम में मिल जाता है ऐसा, कि इक्विटी में जहां पे कंफ्यूजन आता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल ले या फिर दोनों ले, तो आप अजम्पशन लेके चलते हो उस पर। ठीक है। ओके। और कोई डाउट? मैम रिसोर्स टेस्ट में जैसे हम लोग ने रिवैल्यूएशन रिजर्व इंक्लूड नहीं करा था, सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड करा, तो सेम इस वाले के लिए भी होगा, हाँ हाँ, है ना? सेम सेम होगा। अमाउंट जो हम लोग ने। फ्री ओके। रिजर्व्स आपके इक्विटी में आएंगे, शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये तीन चीजें आएंगी। ठीक है। यस मैम। बाकी सबको क्लियर है? ये आपकी आ गई इक्वेशन 1। अब आपको इक्वेशन 2 बनानी होती है। वो याद है मैथ्स में करते थे हम, दो इक्वेशन सॉल्व करनी होती है एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए। सेकेंड इक्वेशन देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, इसको मैं बायबैक प्राइस से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या चीज आ जाएगी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। अगर नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक को हम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या आ रहा है? सीआरआर। सीआरआर। और ऊपर हमने सीआरआर को क्या एज्यूम करा था? एक्स। एक्स। ये चीज कर सकते हैं। अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस फेस वैल्यू, इसको हमने वाई एज्यूम करा था। तो हम ये बोल सकते हैं वाई अपॉन बायबैक प्राइस इंटू फेस वैल्यू इक्वल्स टू एक्स। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना, आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। देखो, कर आप इसको एक शॉर्टकट से भी सकते हो, वो तो 2 मिनट का है। बट ना, जहां पे आपको एमसीक्यूज करने हो ना, उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगी। लेकिन जहां आपका कभी कभी सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसी का आ जाता है कि डेट इक्विटी टेस्ट के अकॉर्डिंग बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बाय बाय, वहां वो आप 2 लाइन का फॉर्मूला नहीं लगा के आ सकते, वहां पे आपको ये पूरा मेथड करना पड़ेगा। समझ आया? हमने देखा इक्वेशन 1 बनाते हैं। इक्वेशन 1 में हम कहते हैं कि आपके पास जितनी प्रेजेंट इक्विटी है उसमें से क्या क्या लेस करते हैं? प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी माइनस फ्री सीआरआर। यस सर। क्या चीज माइनस करते हैं, दोबारा बोलो। फ्री रिजर्व्स।
नहीं, सी आर आर अगर। सी आर आर, CRR। जिसको हमने एक्स माना है, इक्वल्स टू वाई। वाई को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक। ठीक है। इक्वेशन टू आपकी बनती है सीआरआर के लिए। सीआरआर मतलब वाई, मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस इनटू फेस वैल्यू इक्वल्स टू। ये आपकी इक्वेशन टू होगी। इन दोनों को सॉल्व करके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका हम ना डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। मैम मैंने आपको ना एक पिक सेंड करी है, जिस मेथड से मैंने मतलब पहले करा हुआ है क्वेश्चन, वो देखना। वो वही शॉर्टकट कह रहे हो आप उसको, या फिर वो हम कर सकते हैं? एक मिनट। ये आपने निकाला कैसे? इक्विटी डेट कैन बी बायबैक लिखा हुआ आपने। बाद में देखती हूँ मैं एक बार, ठीक है? शॉर्टकट मैं बता दूंगी, आप कंपेयर कर लेना। हाँ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। एग्जाम का क्वेश्चन है November 23 का। द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ येलो लिमिटेड एज ऑन 31 March 2023। ये आपको डिटेल्स दे रखी है सारी। द कंपनी इंटेंड्स टू बाय बैक 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 150%। प्रीमियम ऑफ 150% मतलब 25 रुपीज पे। कैसे आया? हम 10 इंटू 150% करेंगे ना। हम्म। तो 10 into 150% आपका कितना आ जाएगा? 25 रुपीज। ठीक है। तो मतलब आपका बायबैक प्राइस कितना आ रहा है? 25। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेदर द कंपनी कैन बाय बैक इक्विटी शेयर्स। वो कह रहे हैं आप 80,000 बोल रहे हो, तो आप 80,000 बायबैक कर सकते हो या नहीं कर सकते? आपको तीनों टेस्ट लगा के देखना है। सबसे पहले हम लगाते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। कौन बताएगा शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिनिमम कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हो मैक्सिमम? 4 लाख है तो ट्वेंटी वन फाइव लाख आएगा ना के जी। हिसाब से 1 लाख। 1 लाख। 4 लाख का 25%, 1 लाख। ये आपके 4 लाख इक्विटी शेयर गिवन थे, इसका आपने कर दिया 25%, मतलब शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 लाख। नेक्स्ट लगाएंगे हम रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट के अकॉर्डिंग बताओ कितना मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं? कैलकुलेट करो। हम 1,16,000। कैसे आया? मैम इसमें हम मतलब मैंने अमाउंट ऐड करी, 40 लाख प्लस 48 लाख प्लस 10 लाख प्लस 18 लाख, फिर 25% उसका, और फिर डिवाइड बाय 25। ठीक है, सबका आ रहा है इतना? 1,16,000 शेयर्स। ये आपकी पेड अप शेयर कैपिटल, इसमें हमने ऐड कर दिए फ्री रिजर्व्स। राइट। टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका। उसका करोगे आप 25%, ये आपका शेयर होल्डर्स फंड आएंगे। इसका 25% करोगे डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अभी तक आपके दोनों टेस्ट मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे? नहीं हो रहे, क्योंकि कंपनी तो सिर्फ 80,000 करना चाह रही है। मीट हो रहे हैं हो गए मतलब हैं, कि मतलब आपके विद इन लिमिट है ना। अच्छा, उस हाँ, ओके ओके। टेस्ट मीट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे कंपनी सपोज 1,50,000 बायबैक करना चाह रही होती तो नहीं हो रहे होते, क्योंकि मैक्सिमम आपका इसके अकॉर्डिंग आया 1 लाख, इसके अकॉर्डिंग आया 160। मतलब आप इसका भी यहाँ तक का लोअर देखो 1 लाख, तो आप 1 लाख तक तो कर ही सकते थे ना इनके अकॉर्डिंग। यस अब मैम। आप आ जाओ थर्ड टेस्ट पे। थर्ड टेस्ट क्या बोलता है आपको? मिनिमम आपको क्या रखना है डेट इक्विटी की रेशियो? 2:1। 2:1। डेट कितना है? 92 lakhs। 92 lakhs। देखो इस चीज को ना यहाँ पे नोट करके रखना। जो करंट लायबिलिटीज होती है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेट। हमें लॉन्ग टर्म डेट लेना होता है सिर्फ। ये क्वेश्चन बताए बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ अलग था नहीं। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसीलिए डाला था क्वेश्चन बैंक में कि आपको मोस्टली क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी नहीं मिलेगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि करंट लायबिलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेट।
आपका सिक्योर लोन आएगा, अनसिक्योर लोन आएगा। 60 लैक्स प्लस 32 लैक्स, 92 लैक्स। ये आपका है डेट। तो आपको मिनिमम इक्विटी कितनी चाहिए? हाँ जी। हम 46 लाख। 46 कैसे? हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 96। डिवाइड बाय 2 करा, आपकी मिनिमम इक्विटी आ गई 46 लाख। प्रेजेंट इक्विटी कितनी है? 40 लाख। इक्विटी, नॉट इक्विटी शेयर मैम कैपिटल, रिजर्व्स भी ऐड मैम, होंगे। 1 करोड़ 1 करोड़ 16 लाख। 16 लाख। प्रेजेंट इक्विटी है आपकी 1 करोड़ 16 लाख। अब इसको सॉल्व करो। अब हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। प्रेजेंट इक्विटी आपकी कितनी है? 1 करोड़ 16 लैक्स। मिनिमम इक्विटी आपकी कितनी है? 46 लाख माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। ये माइनस करके कितना अमाउंट आ रहा है? एक मिनट में कैलकुलेटर। 70 लाख। सबका आ रहा है सेम। 1 करोड़ 16 लाख माइनस 46 लाख, 70 लैक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। ये फर्स्ट इक्वेशन सबको समझ आएगी? किसी को भी डाउट है तो बताओ। यस मैम। मैम बाय को हमने क्या माना था, दैट वी कैन बाय बैक। मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ब्रॉट बैक। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन बनानी है। सेकंड इक्वेशन बनती है आपकी मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ब्रॉट बैक, मतलब कि वाई डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस। बायबैक प्राइस वाज 25 इंटू फेस वैल्यू वाज 10 इक्वल्स टू एक्स। इसको सॉल्व करो। वाई इक्वल्स टू कितना आ गया? 2.5x आएगा ना। 2.5। मैम 0.4x। 0.4 कैसे? वाई इक्वल्स टू 25x डिवाइडेड बाय 10 होगा ना? ये हाँ प्लीज जी मैम। इक्वेशन दोबारा बता दे, इक्वेशन कैसे बनी है वाली। क्या हरमन, दोबारा बोलो। इक्वेशन कैसे बनी दोबारा बताने, बस सेकंड जो इक्वेशन बता रहे हो वाई वाली। फर्स्ट वाली वाई नहीं, वाली। सेकंड वाली जो ये वाई बाय हमने 25 वाली। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक माना था हमने वाई को। यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक को अगर आप बायबैक प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक आ जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक इनटू फेस वैल्यू मतलब सीआरआर होता है, और हमने एक्स को सीआरआर माना था। ऐसे आइए। ठीक है दीदी को। ठीक है। तो अब आपका ये दोनों इक्वेशंस आ गई। इनको सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स टू 2.5x बोला हमने, इसको पुट कर दूं। माइनस एक्स इक्वल्स टू 2.5x, इसको सॉल्व करो। ये 2 लाख आएगा। मैम हाँ। CRR आ जाएगा 20 लाख। सीआरआर आ जाएगा, मतलब एक्स आपका 20 लैक्स आ रहा है। यस मैम। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए आपके यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग? 50 लाख हो जाएंगे। हाँ, 50 लाख टोटल अमाउंट होगी ना। 20 लैक्स आपका सीआरआर का अमाउंट आ गया। सीआरआर को फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। 20 लैक्स डिवाइडेड बाई 10, 2 लैक्स। 20,000 आएगा मैंने, 2 लाख आएगा। मैम 2 लाख आएगा। सबका 2 लाख आ रहा है। हाँ जी। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपका टेस्ट मीट कर रहा है। तीनों में से लोअर आपका आ रहा है 1 लाख। अब 1 लाख, और कंपनी तो कितना करे, 80,000। तो मतलब वो बायबैक कर सकती है या नहीं कर सकती? यस और नो? कर सकती है। कर सकती है। हाँ जी। किसी को किसी भी टेस्ट में कोई दिक्कत है तो बताओ। प्रवीण, समझ आया आपको? हाँ जी। ठीक है। आयुषी? यस मैम। किसी और को कोई डाउट?
नो मैम। सबको क्लियर है? तीन टेस्ट देखे, दोबारा से बताती हूँ। इस पे आपका क्वेश्चन या तो इस तरह से आता है एमसीक्यू फॉर्म में। एमसीक्यू में कैसा आएगा? पहला वो पूछ लेगा शेयर आउटस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, सेकंड एमसीक्यू पूछेगा रिसोर्स टेस्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड डेट इक्विटी के अकॉर्डिंग, फोर्थ बता बोलेगा कि आप बता दो मैक्सिमम बायबैक कर कितना सकते हैं। या फिर आपका सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है जैसा हमने अभी करा, कि वो आपको बता रहे हैं 80,000 शेयर हम बायबैक करना चाहते हैं, आप बताओ कि अलाउड है या नहीं है। इसमें ना आपको लास्ट में लाइन लिख के आनी पड़ेगी, हेंस द कंपनी इज अलाउड टू बाय बैक 80,000 शेयर्स, या फिर नॉट अलाउड टू बाय बैक। तीसरा टाइप आएगा कि वो आपको ऐसा कुछ नंबर कोट नहीं करेंगे, वो बताएंगे आप बता दो कि मैक्सिमम हम बाय बैक कर कितना सकते हैं। ठीक है, इस तीन तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में से। आपके ये क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। उसमें जैसे आप देखोगे कुछ में आपको रिजर्व दे रखे होंगे, कोई कोई रिवोल्यूशन रिजर्व वगैरह, इसमें जैसे आप। मैम, हाँ जी। ये जो क्वेश्चन जो आपने सोल्यूशन दिया हुआ है, हम्म। इसमें ये निकाला हुआ तो नहीं दिखाया हुआ कि 2 लाख आंसर आया है? हाँ वो बताती हूँ मैं कैसे नहीं दिखाया हुआ उन्होंने। देखो, आपका ना, आपके पास एक इस तरह से हो सकता है कि सिर्फ डेट इक्विटी पूछा है, डेट इक्विटी टेस्ट के अकॉर्डिंग बताओ, तब तो आपको ये लॉन्ग मेथड लगाना है फॉर श्योर। आपसे डेट इक्विटी टेस्ट पूछ लिया 5 मार्क्स में कि आप उसके अकॉर्डिंग बताओ, तब तो आपको कंफर्म ये लॉन्ग मेथड लगाना है। अगर आपसे तीनों मेथड्स के अकॉर्डिंग पूछा है, ऑल मेथड्स, तो आप शॉर्टकट्स लगा सकते हो। या फिर अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा है तो आप शॉर्टकट लगा ही सकते हो, उसमें तो आपको किसी को पता नहीं। तो इसमें आपसे तीनों मेथड से पूछा था ना, तो हमने शॉर्टकट से करा। अब शॉर्टकट होता क्या है इसका, बिल्कुल देखना, आपका 2 मिनट में आंसर आ जाता है। शॉर्टकट बोलता है आप क्या करो, इक्विटी अवेलेबल, मतलब कि इसको हम वही टर्म लगता है, प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन्ड डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस बायबैक प्राइस कर दो। इस केस में आपकी प्रेजेंट इक्विटी कितनी थी? 1 करोड़ 16 लाख थी ना। यस मैम। और मिनिमम इक्विटी कितनी थी? मिनिमम इक्विटी वॉज 46 lakhs। 46 lakhs। फेस वैल्यू 10, बाय बैक। 10। इसको सॉल्व 25। करना, इसको सॉल्व करना, ये माइनस हो गया। मैम सेम आंसर 2 लाख आ रहा है। पूरा आ रहा है। वो जो हमने एक्स वाई वो सब माना, उसकी जगह आप ये शॉर्टकट भी लगा सकते हो अगर आपसे सारे मेथड्स पूछे या फिर एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा है। अगर आपसे सिर्फ डेट इक्विटी पूछा तो पूरा उसको जैसे हमने सीखा वैसे सॉल्व करना है। क्लियर? ये ना फॉर्मूला डिराइव उसी के थ्रू हुआ है, बस ये शॉर्टकट है, प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस बाय बाय। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, सबको समझ आ गया? ये आपको यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्मूला भी लिख के दे रखा है, और ये सारा लॉन्ग मेथड भी दे रखा है। अब इसकी ना जनरल कुछ कंडीशंस है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जैसे आपको रीड करना है। क्या क्या है कि अगर आपको बायबैक करना है तो आर्टिकल्स में ऑथराइज होना चाहिए, एसआर पास होना चाहिए। एक एक्सेप्शन होता है जब आप बिना ऑथराइजेशन और बिना एसआर के भी कर सकते हो, जब आप अप टू 10% ऑफ पेड अप इक्विटी और फ्री रिजर्व कर रहे हो। मतलब आपको ग्रेटर देन 10% करना है ना, अप टू 25%, तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन चाहिए। लेकिन आप अप टू 10% कर रहे हो तो आप किससे कर सकते हो? बोर्ड रेजोल्यूशन से। जो भी हम शेयर्स बायबैक करते हो फुली पेड अप होने चाहिए। अगर लिस्टेड कंपनी बायबैक करी है तो एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करेगी वो सेबी के पास। एक साल में एक से ज्यादा बायबैक नहीं हो सकता, मैक्सिमम एक हो सकता है। जिस दिन भी आपने स्पेशल रेजोल्यूशन या बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा, उसके विद इन 12 मंथ्स आपको बायबैक का प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा। एक बार बायबैक कर लिया तो आप नेक्स्ट 6 मंथ्स तक सिमिलर कोई भी उस शेयर्स इशू नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर इशू एक्सपेंसेस भी लगता है। ऐसा नहीं कि आज आपने शेयर्स बायबैक करे, कल को आपको दोबारा से पैसों की नीड पड़ेगी, दोबारा शेयर्स इशू कर दिए। मिनिमम 6 मंथ्स तक आप दोबारा शेयर्स इशू नहीं कर सकते, एक्सेप्ट बाय वे ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स तो इशू कर सकते हो, या फिर
इन द डिस्चार्ज ऑफ सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशन सच एज कन्वर्जन ऑफ वारंट, स्टॉक ऑप्शन स्कीम, स्वेट इक्विटी, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स। क्या मीनिंग है इसका, कौन बताएगा? ईशिका, क्या मीनिंग है इसका? हमारी कोई ऑब्लिगेशंस हैं, हम वैसे जनरली नहीं कर सकते कोई भी शेयर्स हम्म। इशू विद इन 6 मंथ्स। बट अगर हमारी कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस है, अगर जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, हम्म। या फिर प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट होने हैं, या फिर कोई कन्वर्जन ऑफ वारंट या स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंडर हमें शेयर्स इशू करने हैं, तो उन केस में हम्म। कर सकते हाँ, कोई आपकी सबसिस्टिंग, आपने पहले से कोई ऑब्लिगेशन ले रखी थी, मतलब आपको आपने बोल रखा था कि इस डेट को आपकी जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो चीज तो आप कर सकते हो, लेकिन आप कोई न्यू इशू नहीं कर सकते। ठीक है। बायबैक आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कर सकते हो, ओपन मार्केट से कर सकते हो, या ईसॉप्स के थ्रू भी कर सकते हो। क्लियर? पूरा चैप्टर क्लियर है? किसी को कोई डाउट है पूरे बायबैक में तो बताओ फटाफट, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अमन, अब एंट्रीज याद हो गई? हाँ जी दीदी, होगी एक बार तो। फटाफट बता दो एक बारी, क्या क्या एंट्रीज होती है बायबैक की। हम्म। फर्स्ट एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक प्रीमियम ऑन बायबैक टू डेबिट, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। कितना कितना अमाउंट जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल में, कितना? जो फेस वैल्यू नॉमिनल जो है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू। प्रीमियम में कितना? जितना प्रीमियम है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स इंटू बायबैक प्राइस माइनस फेस वैल्यू। और इक्विटी शेयर बायबैक में नंबर ऑफ शेयर्स इंटू। बायबैक प्राइस। हाँ जी। सेकेंड एंट्री। अब इनको पेमेंट करने की लिख सकते हैं, लाइक इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट टू बैंक। इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक। नंबर ऑफ। इन्वेस्टमेंट भी चाहिए तो उसकी हो जाएंगी एंट्रीज। मेन तो ये दो एंट्रीज है। सीआरआर की क्या एंट्री होती है? पी एंड एल डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, फ्री रिजर्व डेबिट टू सीआरआर। फ्री रिजर्व डेबिट टू सीआरआर। ईशिका, हम कितना सीआरआर क्रिएट करते हैं? Nominal value of shares buyback. नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। ठीक है। मुस्कान, अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, तो आपका सीआरआर कितना क्रिएट होगा? प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, तो आपका सीआरआर पे क्या इम्पेक्ट आएगा? राधिका, आप बताओ। मैम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम आप नहीं नहीं, ऑन। प्रेफरेंस शेयर्स इशू की एंट्री नहीं बतानी, आपको ये बताना है प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उसका सीआरआर पे क्या इम्पेक्ट आएगा। मैम जो हमारी मतलब अमाउंट होता है ना, जो हम कर रहे होते हैं उससे हम माइनस कर देते हैं और फिर बाकी बाकी अमाउंट भेजते हैं सीआरआर में। सीआरआर इक्वल्स टू फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक माइनस फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशूड। ठीक है, तो आपका सीआरआर का अमाउंट रिड्यूस हो जाता है। मैम फेस वैल्यू तो अमाउंट नहीं होगी, जैसे 10-20। नहीं नहीं, टोटल फेस वैल्यू, ओके। टोटल अमाउंट। और कौन बताएगा? हाँ मुस्कान, अब आप बताओ। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे तो उसका सीआरआर पे क्या इम्पैक्ट आएगा? मुस्कान। सीआरआर में ऐड हो जाएंगे। सीआरआर में वो ऐड हो जाएगा। सीआरआर इक्वल्स टू फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक प्लस, यहाँ पे ऐड हो जाएगा फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड। ठीक है। मैम हाँ जी। इसकी जब हम एंट्री करते हैं तो हम उसमें तो सीआरआर को नहीं लेते, तो कैसे इसका असर आता है उस पे? मतलब सीआरआर को नहीं लेते कैसे? जैसे कि मतलब कोई अगर किसी पे अफेक्ट पड़ता है तो एंट्री में शो होती है ना उसकी। हम्म। तो हम सीआरआर की तो एंट्री करते हैं तो हम दोनों का अमाउंट ऐड करके करते हैं ना।
अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। आप एक ही एंट्री कर रहे हो लेकिन आपका अमाउंट तो दोनों का ले लेते हो ना, क्योंकि यस मैम, यस। एंट्री तो कॉमन होती है, फ्री रिजर्व टू सीआरआर, लेकिन यस अमाउंट। मैम, यस। ठीक है। एकदम। उसके बाद आपको प्रीमियम राइट ऑफ करना है, जो आपने प्रीमियम पे करा था वो राइट ऑफ करना है, उसकी क्या एंट्री होती है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू CRR। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू सीआरआर। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी हम सिक्योरिटी प्रीमियम को देते हैं, नहीं है तो फ्री रिजर्व से भी कर सकते हैं। ये सीआरआर नहीं, सॉरी, हम जो प्रीमियम राइट ऑफ कर रहे हैं वो। उसके बाद इतना ही देखा था, इन्वेस्टमेंट्स बेची है उसकी क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट्स होल्ड की एंट्री। बैंक टू इन्वेस्टमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है। एक हमने ईसोप्स वाली एंट्री देखी थी, क्या एंट्री थी वो? बैंक अकाउंट डेबिट एम्प्लॉय स्टॉक आउटस्टैंडिंग टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस और मैम जो एक एक्स्ट्रा बच जाते हैं वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। ठीक है। अब कौन बताएगा मेरे को? तनिष्का, बैंक में कितना अमाउंट आता है? मैम बैंक में आता है इशू प्राइस पे और शेयर्स को मल्टीप्लाई करके। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इश्यू प्राइस। ठीक है। आयुषी, इक्विटी शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में क्या आता है? इक्विटी शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में मार्केट प्राइस माइनस इशू प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस माइनस इश्यू प्राइस, मतलब जो भी कंपनी का लॉस हुआ है। ये नहीं, राधिका नहीं, प्रतिभा, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू। और लास्ट कौन बताएगा? प्रवीण, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना अमाउंट जाता है? नंबर ऑफ मतलब जितना प्रीमियम है और नंबर ऑफ शेयर। प्रीमियम कैसे आता है? ये मार्केट प्राइस और फेयर प्राइस का। मार्केट प्राइस और फेयर वैल्यू का। ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज देखी थी। आज आप लोग एक तो ये मैक्सिमम नंबर वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, और किसी के पिछले कोई क्वेश्चन रहते तो वो करना। ठीक है। अब हम अपना ना नेक्स्ट एएस स्टार्ट करेंगे, एएस 4। मैम एक इंटेंजिबल का डाउट अभी ले या लास्ट में? लास्ट में ले लेना प्लीज। ओके मैम। एएस 4 स्टार्ट करना में, एएस 4 किस चीज का है? छोटा सा एएस है बहुत। एएस 4 का नाम क्या है? कंटिंजेंसीज एट इवेंट Contingencies अकरिंग आफ्टर and बैलेंस events। शीट। कंटिजेंसीज एंड। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ठीक है। अब ना इसका हम पहले कंसेप्ट समझते हैं, 10 मिनट में समझने वाला एएस है ये। आपका एक फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। ठीक है। अब इस फाइनेंशियल ईयर में जो ट्रांजेक्शन्स होएगी वो तो यहाँ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगी, हमें उसकी बात ही नहीं करनी। हम बात कर रहे हैं इस 31 मार्च के बाद कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई है, ट्रांजेक्शन वो इसके बाद हुई है, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड इसी वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करेंगे। राइट। ऐसा हम क्यों करते हैं? अगर आपकी ये फाइनेंशियल ईयर है, इसका एजीएम तो बाद में होगा, 30 सितंबर तक आपको एजीएम करना होता है, 30 सितंबर 2024 पे। इसके बीच में अगर कोई इवेंट्स हुए हैं, सपोज आपने यहाँ पे कोई अपना डेटर दिखा रखा है 5 करोड़ रुपीज का, वो जाके इंस्टॉलमेंट हो गया आपका 10 अप्रैल 2024 को। 31 मार्च तक सब सही था, आपने उसको 5 करोड़ का अपना डेटर दिखा रखा है। 10 अप्रैल को जाके वो हो गया इंस्टॉलमेंट। तो इस एजीएम में आपके शेयर होल्डर्स को बात पता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये सुनो। मैम पता होनी चाहिए। पता होनी चाहिए। ठीक है। अगर दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 15 मई को आग लग गई आपके गोडाउन में, आपको बहुत हैवी लॉस हो गया, 7 करोड़ रुपीज के गुड्स जल गए, पता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मैम पता होनी चाहिए। पता होनी चाहिए। तो ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन्स जो आपकी 31 मार्च के बाद हो रही है,
आप ये नहीं कह सकते कि हम उसको ना 31 मार्च की बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि चाहे वो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, लेकिन हम अपने शेयर होल्डर्स, अपने स्टेक होल्डर्स को कब प्रेजेंट करने वाले, एजीएम में जाके। तो अगर उससे पहले कुछ इवेंट्स हो रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए। बट हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि 30 सितंबर को एजीएम होनी है, 29 सितंबर तक जो जो चीजें हो रही है उसके बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज करे जा रहे हैं। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक डेडलाइन रखते हैं कि आपकी कोई भी इवेंट्स कब तक हुए। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय बोर्ड, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय बोर्ड। कोई भी ऐसे इवेंट्स जो आपके 31 मार्च के बाद हुए लेकिन अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड तक हुए, उसको हम बोलते हैं इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट, any events that are occurring after the balance sheet date but before the approval of financial statements by board। क्या मैम इसमें? मतलब हाँ। जिसका जिसकी नॉलेज हमें फाइनेंशियल ईयर में थी। नहीं, नॉलेज थी नहीं थी वो बाद में बात करेंगे, वो टाइप्स में बात करेंगे, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग। अभी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ ऐसे इवेंट्स जो 31 मार्च के बाद हुए और डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच में हुए, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। एक मिनट। तो इसमें हम सिर्फ पहले हम ये देख रहे हैं कि इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मीनिंग क्या है। बैलेंस शीट डेट से लेकर डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड तक के जो भी इवेंट्स है, इफ एनी इवेंट अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड देन इट शैल बी कॉल्ड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। डेफिनेशन पढ़ो इसकी। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट आर दो सिग्निफिकेंट इवेंट्स बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। इस पे कभी कभी ना वो क्वेश्चन फ्रेम कर देते कि वो इवेंट ना हमारे फेवर में था तो कंपनी ने उसको इवेंट रखने आफ्टर बैलेंस शीट डेट नहीं माना, वो गलत है। तो आपके फेवर में हो चाहे आपके अगेंस्ट में हो, किसी भी टाइप का इवेंट हो उसको आपको एएस फॉर्म में कवर करना है। दैट अकर बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसको हम फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो आप राधिका बोल रहे थे कि कंडीशन थी या नहीं, एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग। अगर कोई ऐसे इवेंट्स थे जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी ऑन बैलेंस शीट डेट, कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट, उसको बोलते हैं हम एडजस्टिंग इवेंट। इसमें हमें ये नहीं देखना होता कि मैनेजमेंट को पता था या नहीं पता था, इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी, डजेंट मैटर। आपकी कुछ ना कुछ कंडीशन एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी। अगर कंडीशन एग्जिस्ट करती थी दैट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। अगर कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, नो कंडीशंस एग्जिस्टेड, तो वो होता है आपके नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टिंग वर्ड हम पता है क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसको जाके हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट कर देते हैं, और जो नॉन एडजस्टिंग होते हैं उसको हम सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। अभी मैं आपको ना बहुत सारे एग्जांपल से बताती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, अगर सपोज फायर फायर अकर्ड ऑन 10th अप्रैल। हरमन, क्या हमें 31 मार्च को पता था कि आग लगने वाली है? नहीं दीदी। तो एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग? नॉन रिस्क होना चाहिए थी, फिर लोग अभी पता थोड़ी है बैलेंस शीट डेट पे। हमें पता नहीं था तो ये हो जाएगा आपका नॉन एडजस्टिंग। दूसरा एग्जांपल, थेफ्ट अकर्ड ऑन 15th March 2024, डिटेक्टेड ऑन 15th April 2024। तनिष्का, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग? मैम एडजस्टिंग। नो एडजस्टिंग? मैम बिकॉज 15th मार्च को वी हैव एन आइडिया कि थेफ्ट हुआ है, एंड बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग को रिकॉर्ड करना चाहिए था 31 मार्च को। हाँ, हमें आइडिया था या नहीं था, थेफ्ट हो तो चुका था ना।
आपका गुड्स, कैश, एसेट, जो भी चीज थी वो तो कम हो चुकी थी ना 31 मार्च तक। मतलब कंडीशन तो एग्जिस्ट करती थी, तो वो क्या हो जाएगा, एडजस्टिंग। तीसरा एग्जांपल, लीगल सूट, फायर लोन, 10th January 2024, कंपनी लॉस्ट द केस ऑन 15th May 2024। ये सारा हम मान के चल रहे कि अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव नहीं हुए हैं। खुशबू ये बताओ, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? मैम एडजस्टिंग। वाई? क्योंकि केस तो पहले हो चुका है ना विद इन द फाइनेंशियल ईयर। केस आपका 31 मार्च तक हो चुका था, तो इट्स एन एडजस्टिंग इवेंट। और कोई एग्जांपल आप में से कोई बताओ। एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ। केस वाला तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि मतलब कि कितने चांसेस विन और लूज के हैं। नहीं नहीं, विन और लूज के नहीं। वो तो ये था कि 31 मार्च को जिस दिन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे, आपने देखा यहाँ पे AS 29 एप्लीकेबल हो जाएगा, कि आपके अप टू 50% चांसेस थे ना कि आप केस, मतलब आपको लग रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली आप केस जीतोगे। आपको 50% लग रहा है आप केस जीतोगे, 50% लग रहा है केस हारोगे, या फिर 50%, और हम कुछ और लेके चलते हैं ईज के लिए, आपको 40% चांसेस लग रहे हैं कि आप केस जीतोगे, मतलब 60% चांसेस आप हारोगे। हायर चांसेस आर यू विल लूज द केस। उसके केस में आप बना के चलोगे प्रोविजन। अगर आपके 50% से ज्यादा चांसेस होते हैं आप जीतोगे, तो आप उसको दिखाते हो कंटिंजेंट लायबिलिटी। वो बात करते हैं हम 31 मार्च को हम क्या करेंगे। ये तो है कि अब उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका, उसके बाद की बात कर रहे हैं। जो आप कह रहे हो ना परसेंटेज बेसिस, प्रोबेबिलिटी बेसिस, वो हमें देखना होता है प्रोविजन बनाया या कंटिंजेंट लायबिलिटी। वो तो 31 मार्च को हमने देख लिया, वो AS 29 लगा के। अब उसका फाइनली रिजल्ट आ चुका है, अब क्या करेंगे। हमने देखा कि ये केस 10th January को हो चुका था, उसका रिजल्ट 15th मई को आ गया, हमें फाइनल रिजल्ट पता चल गया। तो हमें इसको अपनी बुक्स में एडजस्ट करना पड़ेगा, उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। समझ आया? अगर इसका एडजस्ट इन द रिजल्ट सेंस प्रोविजन बनाना पड़ेगा या फिर लॉस्ट ही दिखा देंगे फिर उसमें? अभी प्रोविजन बना देंगे। लॉस मतलब केस लॉस तो हो गया, प्रोविजन बन गया आपका। पेमेंट आप इसकी 15th में या जब उसके बाद जब भी करोगे तब दिखा दोगे। 31 मार्च तक पेमेंट तो हुई नहीं है, तो आप अपना एक्सपेंस बना के उसको शो कर दोगे। तो मैम इन केसेस में समझ नहीं कब हम आया अच्छे से। प्रोविजन, एक एक करके, पहले खुशबू आप बोलो। इस केस में हम कब प्रोविजन बनाते हैं और कब कॉन्टीजेंट लायबिलिटी शो करते हैं? वो ना हम AS 29 में पढ़ेंगे, परसेंटेज बेसिस पे होता है। अगर आपके 50% से ज्यादा चांस है कि आप केस को हार जाओगे, तो आप प्रोविजन बनाओगे। अगर आपके अप टू 50% चांस है केस को हारने के, तो आप कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाओगे। ठीक है, AS 29 में डील करेंगे उसको, कब प्रोविजन बनेगा कब कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो हम इस केस में हम पहले भी 31 मार्च को प्रोविजन दिखा ही रहे थे ना। हाँ, प्रोविजन दिखा रहे थे, अब ना पता है उसका अमाउंट चेंज हो जाएगा। जैसे आपका मैं बताती हूँ, इस तरह से आपका क्वेश्चन भी आता है। एक्चुअल अमाउंट जो हमें पे करना है फिर उस अमाउंट पे ले आएंगे उस हम। पे बना देंगे, राइट। आपका Sure. केस हुआ था सपोज 15 लाख रुपीज का। आपने अपने एस्टिमेट के बेसिस पे प्रोविजन ऑलरेडी बना रखा था 31 मार्च को। आपको लगा कि नहीं 15 लाख, देखो सब केस करते तो ज्यादा अमाउंट का ही करते हैं, लास्ट में जो सेंक्शन होता है वो अलग होता है। आपने अपने लीगल एडवाइजर के अकॉर्डिंग प्रोविजन बना दिया 10 लाख रुपीज का। ठीक है, रिजल्ट आया आपका 15th मई को। उस दिन जो ऑर्डर आया कि आपको 14 lakhs पे करने, राइट, फाइनल ऑर्डर आया 14 lakhs पे करने। तब 10 का प्रोविजन तो पहले ही बना कर आए हुए थे, 4 का प्रोविजन और बना दोगे आप 31 मार्च को। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एडजस्टिंग इवेंट, कि आपने 4 lakhs का प्रोविजन और बना दिया 31 मार्च को। तो मैम ये प्रोविजन वाली इन्फॉर्मेशन तो हमें गिवन होगी है ना? अमाउंट्स तो आपको गिवन होंगे। दी ऑर्डर तो 15th उसको है ना, मई को। तो हम्म, प्रोविजन तब बनना चाहिए ना। तभी तो हम कह रहे हैं ना एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग। आपका डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूवल से पहले अगर ऑर्डर आ गया ना, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये ट्रांजेक्शन ही कब की, 31 मार्च की। क्योंकि हमारा ये केस तो पहले हो चुका था ना। केस अगर हम मान रहे 15 जनवरी को फाइल हुआ था, तो आपका केस तो पहले हो चुका था, रिजल्ट आपका बाद में आया है।
15 जनवरी को अगर हमने सही एस्टीमेट लगाया होता तो हमें 15 लाख का प्रोविजन बनाना चाहिए था। हमने प्रोविजन सिर्फ 10 लाख का बना रखा है। अब आपका जब रिजल्ट आया 15 मई 2023 को, तो आपको पता चला एक्चुअल लायबिलिटी तो 14 की है, आपने प्रोविजन कम बना रखा है, तो प्रोविजन को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। यही अगर आपका ऑर्डर आता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूवल के बाद, तो आप नेक्स्ट ईयर में बनाते, फिर आप बैलेंस शीट डेट पर एडजस्टमेंट नहीं करते। तो फिर मैम प्रोविजन नहीं बनता ना, फिर तो हम डायरेक्ट चार्ज ही कर देते पीएनएल से। हाँ, फिर तो डायरेक्ट चार्ज कर देते ना, फिर हम 10 लाख को 10 लाख ही रहने देते, नेक्स्ट ईयर में जाके बचा हुआ करते अमाउंट। और इफ हमें कम पे करना पड़ता तो? प्रोविजन रिवर्स हो जाता। आपकी प्रोविजन मैम की एंट्री होती है। इसका एक मिनट, पीएनएल। क्वेश्चन करा देना। हाँ हाँ, क्वेश्चंस करा दूंगी। पीएनएल टू प्रोविजन एंट्री होती है। अगर आपको कम पे करना पड़ता तो आप उसको रिवर्स कर देते, प्रोविजन टू पीएनएल। ठीक है। इसके मैं ना आपको क्वेश्चंस ही कराती हूँ डायरेक्ट। उससे पहले आप बस दो चीज और समझ लो, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग के अलावा। अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा है, फाइनल डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर होता है। फाइनल डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर होता है ना। यस मैम। या 31 मार्च को कोई ऑब्लिगेशन होती है आपके ऊपर डिविडेंड पे करने की? हम्म। नहीं। 31 मार्च को कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती डिविडेंड पे करने की। तो आपका फाइनल डिविडेंड चाहे कभी भी जाकर डिक्लेयर हो रहा है, 2 अप्रैल, 10 अप्रैल, 30 मई, कभी भी डिक्लेयर हो रहा है, वो हमेशा आपका नॉन एडजस्टिंग रहेगा। उसको आप 31 मार्च को अपनी लायबिलिटी कभी भी शो नहीं करते। बहुत जगह ये क्वेश्चन आएगा फाइनल डिविडेंड का। हम कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर करेंगे ना, उसमें भी देखेंगे फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होगा, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसका देंगे डिस्क्लोजर। ठीक है। दूसरी चीज, हमने एक देखा कि लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर को हम क्या बोल रहे हैं? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कि हम इसको सिर्फ डिस्क्लोजर देके छोड़ेंगे क्योंकि हमें 31 मार्च को नहीं पता था इससे भी कुछ हो सकता है। लेकिन लॉस बाय फायर के कारण आपका गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो गया। सपोज आपका 80% बिजनेस ही जल गया, तो भी क्या आप सिर्फ डिस्क्लोजर देके छोड़ दोगे? गोइंग कंसर्न ही इफेक्ट हो गया तो। ये कोई सुनो। कंसर्न, फिर लिक्विडेशन बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे। फिर हम लिक्विडेशन बेसिस पे अकाउंटिंग कर देते हैं, सब चीजों का एनआरवी पे ले आते हैं। उसके केस में तो ये आपका एडजस्टिंग इवेंट हो जाता है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक की वैसे तो नॉन एडजस्टिंग होते हैं, लेकिन अगर आपका गोइंग कंसर्न इफेक्ट होगा तो वो आपका एडजस्टिंग हो जाता है, प्रोवाइडेड आपका कोई इंश्योरेंस ना। अगर इंश्योरेंस था फिर तो गोइंग कंसर्न इफेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन बैंक निकाल लो। मैम इफ इंश्योरेंस है और हमें 90% तक अमाउंट रिकवर हो गया बट स्टिल डिस्क्लोज तो हमें करना पड़ेगा ना? डिस्क्लोजर तो करना पड़ेगा, वही कह रही हूँ मैं, एडजस्टिंग नहीं होगा, फिर वो नॉन एडजस्टिंग रहेगा। अगर इंश्योरेंस नहीं था तो वो एडजस्टिंग हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन पे आओ। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें वो क्या कह रहा है? इन एक्स कंपनी लिमिटेड, theft of cash of rupees 5 lakhs by the cashier in January 2011 was detected in May 2011. The accounts of the company were not yet approved by the board of directors of the company. Decide whether the theft of cash has to be adjusted in accounts of the company for the year ended 31st March. बताओ, theft of cash adjusting या non adjusting? एडजस्टिंग। एडजस्टिंग होगा दीदी। क्यों एडजस्टिंग होगा? अगर वो फाइनेंशियल ईयर में हुआ है तो एडजस्टिंग, अगर नहीं हुआ तो नॉन एडजस्टिंग। हाँ, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में हो चुका था, 31 मार्च का आपकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। सेकेंड क्वेश्चन देखो। An earthquake destroyed a major warehouse of ACO Limited on 20th May. अर्थक्वेक के कारण आपका जो है वेयर हाउस डिस्ट्रॉय हुआ 20th मई को। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंडेड ऑन 31 मार्च। अकाउंटिंग ईयर आपका एंड हो चुका। द अकाउंट्स वर अप्रूव्ड ऑन 30th जून। अकाउंट्स 30th जून का अप्रूव हुए, इसमें डेट सारी ध्यान से देख के चलना। द लॉस फ्रॉम अर्थक्वेक इज एस्टिमेटेड एज 30 lakhs। स्टेट विद रीजन वेदर द लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक इज एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। बताओ, लॉस बाय अर्थक्वेक एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? मैम नॉन नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग। नॉन एडजस्टिंग क्यों? मैम क्योंकि अनसर्टेन अर्थक्वेक इवेंट ने है। हुआ ही 20 मई को है, मतलब ईयर के बाद। ईयर के बाद हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। आपको थोड़ी पता था 31 मार्च को कि अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है।
तो आप इसको क्या बोलोगे कि सबसे पहले आप इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं इस वाले एएस के क्वेश्चंस को। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिख दो। एडजस्टिंग कौन से इवेंट्स होते हैं? एडजस्टिंग इवेंट्स आर दोज इवेंट्स द कंडीशन ऑफ विच एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट इट shall be adjusted in the financial statements of the year. Non-adjusting events are those events the condition of which do not existed on the balance sheet date. Only disclosure is required for such events. फिर आप अपना लिखोगे केस वन। इन द गिवन केस, जैसे इसमें बताऊंगे, earthquake occurred on 20th May 2012. Therefore, no condition existed on balance sheet date. Hence, it is a non-adjusting event. बस। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। A company has filed a legal suit against the debtor from whom 15 lakhs is recoverable on 31st March. The chances of recovery by way of legal suit are not good as per legal opinion given by the council in April. अप्रैल में आकर आपको पता चला कि चांसेस ऑफ रिकवरी अच्छे नहीं है। कैन द कंपनी प्रोवाइड फॉर फुल अमाउंट ऑफ 15 लाख एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? क्या वो फुल अमाउंट ऑफ प्रोविजन बना सकती है या नहीं बना सकती? बना सकती है। क्यों बना सकती है? मैम क्योंकि चांसेस ऑफ रिकवरी कम है, हम्म। इसलिए वो प्रोविजन बना सकती है। चांसेस ऑफ रिकवरी कम है ये तो हमें अप्रैल में आके पता चला, लेकिन ये देखो हम लीगल सूट उस पे केस हम पहले ही मई में मार्च में फाइल कर चुके थे। कहीं ना कहीं हमें लग रहा था ना कि नहीं मिलेंगे पैसे, तो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। इसमें पता है आपके ना दो तरीके से होता है डेटर के केस में। एक तो था कि 31st मार्च तक सब कुछ परफेक्ट था, डेटर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, बहुत सब कुछ अच्छा था। अब आपका सडनली उस डेटर पे क्या हुआ, 15 अप्रैल को उसके गोडाउन में आग लगी, उसका बहुत हैवी लॉस हो गया। तो आपको 15 अप्रैल को आके रियलाइज हुआ कि भाई हमें उससे पैसे नहीं मिल पाएंगे। उस केस में क्या 31 मार्च को कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती थी? करती थी। नो, नो मैम। जिसने कहा करती थी, क्यों करती थी? हमने सूट फाइल कर रखा था ना पहले। नहीं नहीं नहीं, मैं ये क्वेश्चन से अलग आपसे नॉर्मली पूछ रही हूँ। 31 मार्च को मैंने बोला कि उसकी ना फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, गुडविल वगैरह अच्छी थी। 15 अप्रैल को सडनली उसके गोडाउन में आग लग गई। अब हमें रियलाइज हो रहा है कि हमें उससे पैसे नहीं मिल पाएंगे। तो क्या 31 मार्च को कंडीशन एग्जिस्ट करती थी? नो मैम। नहीं नहीं करती। करती थी, क्योंकि तब तक तो सब कुछ परफेक्ट था, फाइनेंशियल कंडीशन हमारे डेटर की अच्छी थी। तो इस केस में वो हो जाएगा नॉन एडजस्टिंग। ठीक है। लेकिन अभी वाला जो केस है, जो क्वेश्चन में, उसमें क्या बोला, 31 मार्च को ही हमने लीगल सूट फाइल किया हुआ था, मतलब हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमें उससे पैसे नहीं मिलेंगे। और अप्रैल में हमारे लीगल एडवाइजर्स ने भी यही बात बोली कि चांसेस ऑफ रिकवरी बहुत कम है। इसके केस में जो प्रोविजन है वो हम 31 मार्च को ही बनाएंगे। रीजन बीइंग आपका एडजस्टिंग इवेंट है। हम 31 मार्च को ही लीगल सूट फाइल कर चुके थे। या फिर अगर हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रखा होता तो भी हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, कहीं ना कहीं हमें लग रहा था उससे पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो हो जाएगा एडजस्टिंग। लेकिन अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस बेस्ट थी, कोई दिक्कत नहीं थी, तो वो हो जाता नॉन एडजस्टिंग। ये पॉइंट सबको समझ आया? मैम हाँ जी। मतलब अगर कंडीशन 31 मार्च तक अच्छी थी और उसके बाद अगर पता चल गया कि 50% से ज्यादा रिकवरी नहीं हो पाएगी, मतलब ज्यादा चांसेस नहीं है रिकवरी के, तो हम उसको एडजस्टिंग ले लेंगे। बट अगर 50 तक है तो उसको नॉन एडजस्टिंग लेंगे। अगर 31 मार्च तक सब कुछ सही था ना, कंडीशन कुछ नहीं थी उसके बैड डेट्स होने की, तो फिर वो यस मैम। फिर हम उसका डिस्क्लोजर देंगे। पर 31 मार्च, बेशक। हाँ बेशक वो रिकवरी के चांसेस कम है, लेकिन 31 मार्च को हमें कहीं ना कहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं लग रहा था, मतलब हमने उसके लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रखा था, कोई उस पर लीगल केस फाइल कर रखा था, उस पर कोई नोटिस भेज रखा था, तो उसमें हम बोलेंगे कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। ओके मैम। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो। In preparing the financial statements of R Limited for the year ended 31st March 11, you came across the following information. The company invested 100 lakhs in April before approval of financial statements by board in acquisition of another company. The negotiation for which had started during the year. बताओ adjusting या non adjusting?
आपका बोला कि 31 एडजस्टिंग है मैम। 31 मार्च से पहले सिर्फ नेगोशिएशंस किए थे। आपका जो फाइनल हुआ है, इन्वेस्ट करा है, वो अप्रैल में जाके करा है। एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग, थोड़ा ध्यान से सोचना। सिर्फ हम नॉन नेगोशिएशन। नॉन एडजस्टिंग। नॉन एस्टिंग होगा ना। नॉन एडजस्टिंग, एडजस्टिंग। इंटरेस्टिंग। क्यों नॉन एडजस्टिंग? क्योंकि मैम फाइनल क्योंकि कोई एग्रीमेंट आपको नहीं हुआ। श्योरिटी नहीं थी। हाँ, अगर आपने नॉर्मली किसी को कॉल करके बोल दिया कि मैं आपकी कंपनी परचेज करना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे ही थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, नेगोशिएशन हो रहे हैं, तो कोई कंडीशन एग्जिस्ट थोड़ी ना करती है। कंडीशन एग्जिस्ट बोलेंगे कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, और एग्रीमेंट कब हुआ है? अप्रैल में आके, तो इट्स अ नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। इसका आपको सिर्फ क्या देना होगा? डिस्क्लोजर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आओ। द लिमिटेड कंपनी क्लोजेस अकाउंट्स ऑन 30th जून। इसमें आपकी अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 30th जून को, एंड द अकाउंट्स फॉर दैट पीरियड वर कंसीडर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन 20th अगस्त। आपका बोर्ड अप्रूवल हुआ है 20th अगस्त को। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना। द कंपनी वॉज engaged in laying pipeline The company was engaged in laying pipeline for an oil company deep beneath the earth. While doing the boring work on 1st September 2011, it had met a rocky surveys for which it was estimated that there would be an extra cost to the tune of 80 lakhs. You are required to state with reasons how the event shall be dealt with in the financial statements for the year ended 30th June. बताओ सोच के क्या करेंगे हम इस एक्स्ट्रा कॉस्ट का? एडजस्टिंग है ना? नॉन एडजस्टिंग होगा। दोबारा नॉन एडजस्टिंग। दोबारा सोचो। नॉन एडजस्टिंग। क्यों नॉन एडजस्टिंग क्यों होगा? क्योंकि मतलब आफ्टर बैलेंस शीट, आफ्टर डेट ऑफ अप्रूवल है ना। आफ्टर डेट ऑफ अप्रूवल है, तो ये एडजस्टिंग ना नॉन एडजस्टिंग, इस पे तो AS4 ही एप्लीकेबल नहीं होगा। आपका AS4 सिर्फ बैलेंस शीट डेट से लेके अप्रूवल तक के इवेंट्स पे आता है। आपका फाइनेंशियल स्टेट, आपका ईयर एंड हुआ 30th जून को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके अप्रूव्ड हुए 20th अगस्त को। इसके बीच में जो इवेंट्स होंगे ना, सिर्फ उस पे AS4 एप्लीकेबल होगा। इसके बाद के जो इवेंट्स हैं, एडजस्टिंग ना नॉन एडजस्टिंग, हमें तो डिस्क्लोजर भी नहीं देना, उसको सीधा नेक्स्ट ईयर में जाके बात करेंगे हम। पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका डिस्क्लोजर देने की भी नीड नहीं है। इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ AS4। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। आपको ऐसा बोल देंगे, कोई भी इवेंट दे देंगे, थेफ्ट का इवेंट ले लो, आपका इवेंट चोरी जो हुई थी पिछले साल हुई थी, डिटेक्ट अब इस साल में आके हुई है, लेकिन अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद हुई है, तो उस पर आपका AS4 एप्लीकेबल ही नहीं होगा। इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ AS4। ठीक है, आपको एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग नहीं लिखना, आपको लिखना है इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ AS4। इसमें हम यूं भी लिख सकते हैं ना कि हम्म। ये नेक्स्ट ईयर का एडजस्टिंग बन जाएगा। हाँ, मतलब नेक्स्ट ईयर का इवेंट बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर का एडजस्टिंग। आप इसमें रेलिवेंट, हमें ना नेक्स्ट ईयर की बात नहीं करनी होती। बात आप जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन हमें प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग चलना होता है, तो हम ये बोलेंगे प्रीवियस ईयर के लिए नॉन एडजस्टिंग या एडजस्टिंग कुछ भी नहीं है, इट इज आउटसाइड स्कोप ऑफ AS4। तो आपने बात बोली कि नेक्स्ट ईयर के लिए एडजस्टिंग बन जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर में जाके इसका इफेक्ट देंगे। ठीक है। मैम इधर तो ये आफ्टर द अप्रूवल ऑफ बैलेंस शीट डेट हो रहा है, बट अगर ये विद इन द बैलेंस शीट डेट के अंदर होता तो फिर इसका क्या ट्रीटमेंट होता? मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड होता है ये। यस मैम। तो फिर आपका जो है, ये जो बोरिंग वर्क का है, मतलब कि आपका डिटेक्ट बाद में हुआ है, लेकिन जो रॉकी सरफेस था वो था तो पहले से ना। जैसे हम थेफ्ट वाला केस देखते हैं, था तो वो पहले से, तो ये भी आपका जो रॉकी सरफेस है वो था तो पहले से, तो हम इसको एडजस्ट कर देंगे। तो फिर हम इसका प्रोविजन बनाएंगे। प्रोविजन बनाएंगे, हाँ जी। ठीक है। क्योंकि हमने जो कॉस्ट एस्टिमेट, पहले भी तो हमने कुछ काम करने से पहले हम कॉस्ट नहीं करते एस्टिमेट, तो हमें उस कॉस्ट में इसका एस्टिमेशन लेना चाहिए था, लेकिन हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए थे उस टाइम पे। अब ये डिटेक्ट हो गया अप्रूवल से पहले, तो ये आपका एडजस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक मिनट रुकना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ो। इसमें क्या बोल रहे हैं? While preparing its final accounts for the year ending 31st March 11, a company made a provision for bad debts at the rate 5% of its total trade receivables. In the last week of February 2011, a trade receivable of 2 lakh had suffered heavy loss due to an earthquake. The loss was not covered by an insurance policy. In April 11, the trade receivable became a bankrupt.
Can the company provide for full loss arising out of insolvency of trade receivable in the final accounts for the year ending 31st March? कौन बताएगा? यस, यस मैम। यस मैम, एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल है। क्यों है एडजस्टेबल ये? क्योंकि पहले बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी उसकी। हमें फेब्रुवरी में ही पता था कि उसके लॉसेस हुए अर्थक्वेक के कारण, तो हमें कहीं ना कहीं आइडिया था ना उससे पैसे नहीं मिलेंगे, और अब वो जाके अप्रैल में बैंकक्रप्ट हो गया, तो इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, उसका प्रोविजन बना दूंगी जितना भी उसका अमाउंट था। की क्या बोल रहा है? वाई लिमिटेड इज बुक डेट एंड हैज अ डाउट ओवर रिकवरेबिलिटी ऑफ सम ऑफ बुक डेट्स। मतलब वाई लिमिटेड को थोड़ा डाउट है कि उसमें से कुछ डेटर्स ऐसे हैं जिससे रिकवरेबिलिटी नहीं होगी। अमाउंट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड इज नॉट क्वांटिफाइबल। वो कह रहा है एग्जैक्ट ना आप अमाउंट क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितने का बैड डेट्स होंगे। दस वाई लिमिटेड इज ऑफ द ओपिनियन दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शैल नॉट बी क्रिएटेड। वो कह रहा है इसलिए हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे, हमें अमाउंट नहीं पता तो इसलिए हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे। वाई लिमिटेड क्रिएट्स प्रोविजन फॉर सर्टेन अदर एस्टिमेट एक्सपेंसेस और एस्टिमेटेड बेसिस। बाकी एक्सपेंसेस का वो बनाता है प्रोविजन एस्टिमेटेड बेसिस पे। तो वो कह रहे हैं कि क्या वाई लिमिटेड करेक्ट है? ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, बताओ। आपको वो कह रहे हैं कि ना बैड डेट्स के आपको अमाउंट नहीं पता। हाँ प्रवीण, नॉट करेक्ट, बट इसका रीजन बताओ, क्या प्रोविजन नहीं बना रहे इस बेसिस पे? तो ठीक है। प्रोविजन तो वैसे भी एस्टिमेटेड बेसिस पे बनता है, अगर वो बाकी एक्सपेंसेस का भी एस्टिमेटेड बेसिस पे बना रहा है तो प्रोविजन बैड डेट्स का भी केस बनता 29 में हम यही पढ़ते हैं कि प्रोविजन बनता ही उन चीजों का जिसका आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। एक रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए बस आपके पास। वो तो आप कर ही सकते हो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और बाकी चीजों का भी तो आप कर ही रहे हो ना एस्टिमेट, तो उसका कंटेंशन गलत है। हेंस वाई लिमिटेड शैल मेक प्रोविजन इन द बुक्स। ये दोबारा बता दो प्लीज, एक बार ये वाला थोड़ा सा क्लियर। क्या दोबारा बोलो अरमान? जो क्वेश्चन कराया आपने थोड़ा क्लियर दोबारा बता प्लीज। दोबारा बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में हमने क्या बोला है कि जो वाई लिमिटेड है ना वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं बनाता, ये कह के कि हम ना अमाउंट नहीं पता कि कितने के बैड डेट्स होंगे। अगर आपको अमाउंट ही पता होता एग्जैक्ट अमाउंट, वो तो फिर बैड डेट्स ही हो जाते ना, वो प्रोविजन क्या बचता? प्रोविजन तो एक एस्टिमेटेड बेसिस पे ही बनता है कि हमारे इतने चांसेस है नॉन रिकवरेबिलिटी के। तो उसमें पूछा कि कंपनी का ट्रीटमेंट क्या सही है, वो प्रोविजन नहीं बना रही, तो आपको बताना नहीं वो गलत है, क्योंकि आपको प्रोविजन बनाना चाहिए एस्टिमेटेड बेसिस पे बनाओ। AS29 आपको बोलता है कि एक रिलायबल बेसिस लो और उसके बेसिस पे प्रोविजन बनाओ। तो AS4 में तो सब लाइक यूज आया नहीं, कुछ बैलेंस शीट डेट का है कुछ भी है। क्या चीज? इसमें AS कौन सा यूज होगा? एस AS4 में तो कुछ आया ही नहीं यूज उसका। हाँ, इसमें AS4 का यूज नहीं है, बट AS4 के स्टडी मेट में डाल रखा है। नॉर्मल चीज है, आपको बस ये बताने की प्रोविजन बनाना है। ठीक है। ठीक है। अब इसके आगे ना देखो सिमिलर ही क्वेश्चन है, 8 से लेकर और 17 तक है। कोई भी 4 क्वेश्चन और कराऊंगी मैं, 8 से 17 तक। कोई एक नंबर बताओ मेरे को, कौन बताएगा? अ, तनिष्का, 8 से 17 तक कोई भी 4 नंबर बोलो। मैम 12, हाँ, 15, 12 9, 12, 12 9 15, 12, 9, 15। 7 17। 12, 9, 15, 17, बीच में 9 कहाँ से आया? नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आप लोग कर लेना, क्योंकि सिमिलर है, सारे करने का कोई फायदा नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर 11-12, राज लिमिटेड was sued by a competitor for rupees 15 lakh for infringement of a trademark। हमारी जो कंपनी है राज लिमिटेड, उस पे एक केस करा है उसके कॉम्पिटिटर ने 15 लाख रुपीज का। बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द कंपनीज लीगल काउंसिल, राज लिमिटेड प्रोवाइडेड फॉर अ सम ऑफ रुपीज 10 lakhs। ये वही सिमिलर अमाउंट है जो मैंने लिए थे। केस हुआ है 15 lakhs का, आपने प्रोविजन बनाया 10 lakhs का for the 31st March. 18th May को court decided in favor of the party alleging infringement of the trademark and ordered Raj Limited to pay the aggrieved party a sum of 14 lakhs। वो कह रहे हैं राज लिमिटेड को कि 14 lakhs आपको पे करने पड़ेंगे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी मैनेजमेंट ऑन 30th अप्रैल। आपका जो ऑर्डर है कब आया है? 18th मई का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर 30th अप्रैल को हुए, लेकिन अप्रूव कब हुए? 30th मई को। हमें कौन सी डेट देखनी होती है, प्रिपरेशन की या अप्रूवल की? अप्रूवल। अप्रूवल की। अप्रूवल की। तो हमारे लिए रेलिवेंट है 30th मई। 30th अप्रैल हमारे लिए कोई रेलिवेंट नहीं है। 30th मई की आपका अप्रूवल हुआ, रिजल्ट तो उससे पहले ही आ गया 18th मई को, तो आपका इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट तो है।
केस आपका कब हुआ था? 11-12 में, मतलब केस 31 मार्च से पहले हो चुका था, तो एडजस्टिंग इवेंट भी है। अब आप देखोगे एडजस्ट क्या करें। केस हुआ था 15 lakhs का, प्रोविजन आपने बना रखा था 10 lakhs का, एक्चुअल लायबिलिटी आपकी आई 14 की, तो क्या करेंगे अब? 4 लाख का प्रोविजन और बना देंगे। 4 लाख का प्रोविजन और बना देंगे। 10 का तो पहले ही बना हुआ है, 4 का प्रोविजन और बनाएंगे। एक बार रीड करते हैं इसको। As per AS4, adjustment to assets and liabilities are required for events occurring after balance sheet date that provide additional information materially affecting the determination of amount relating to conditions existing at the balance sheet date. In the given case, since Raj Limited was sued by a competitor for infringement of trademark during 11/12, for which provision was also made by it, the decision of court on 18th May 12 for payment of penalty will constitute an adjusting event because it is an event occur before approval of financial statements. Therefore, Raj Limited shall adjust the provision upward by rupees 4 lakh to reflect the decreed award decreed by the court to be paid by them to the competitor. ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि अगर आपका जो जजमेंट है 1 जून को आया होता, सपोज अप्रूवल हुआ था 30 मई को, जजमेंट अगर उसके बाद आया होता तो वो क्या बन जाता आपका? नॉन एडजस्टिंग इवेंट, मतलब कि नॉट कवर्ड बाय AS4। इन दैट केस नो एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल बी रिक्वायर्ड। क्लियर? यस मैम। 12th क्वेश्चन देखो। आपके ऊपर केस हुआ है 5 अप्रैल को, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? केस फाइल 5 अप्रैल को हुआ है। हम्म। नॉन एडजस्टिंग। नॉन एडजस्टिंग क्योंकि केस 31 मार्च को या उससे पहले तो था ही नहीं, नॉन एडजस्टिंग। Company sends a proposal to sell an immovable property for 45 lakhs in March. The book value of property is 30 lakhs. However, the deed was registered on 15th April. Adjusting or not adjusting? एडजस्टिंग। क्यों? क्योंकि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे वही रहते थे, अमाउंट का जो वो था वो हो चुका था, तो वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसको हटा सकती थी और अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकती थी गेन को 15 लाख आपको एक के चीज ऊपर। बताओ, आपकी कोई कंपनी है, आपके एक फ्रेंड ने आपको फोन करके बोला कि मेरे को आपकी कंपनी 45 lakhs में परचेज करनी है, आप उसके नाम पर रजिस्टर कर दोगे उसको? ये मान लो कि मेरी कंपनी बिक गई। बट उसने मैम कंसिडरेशन दे नॉन दी ना। एडजस्टिंग होगा। सिर्फ प्रपोजल हुआ है अभी, मतलब सिर्फ नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ है। यस मैम। जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं होता आप उसको कंडीशन एग्जिस्टिंग नहीं बोल सकते। ये हमने पढ़ा भी था अभी। अगर सिर्फ प्रपोजल से किया है या फिर नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ है तो हमेशा नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट होता है। हाँ, अगर ये डीड, जो रजिस्ट्रेशन डीड है, ये आपकी 31 मार्च से पहले होगी होती तो वो आपका होता एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है जी। डाउट है क्या इसमें किसी को? इस कंसेप्ट में तो बता दो। सबको क्लियर है? इसके बाद आपने कौन सा क्वेश्चन बोला था? 15th और 17th। पहले 17 देख लो। ये भी आया था MTP RTP September 24 में। 5 कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। क्या क्या बोला उसने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पहली बात तो देखो 15 जून का अप्रूव हुआ है। 15 जून के बाद का कोई भी इवेंट होगा सीधा आउट ऑफ स्कोप ऑफ AS4। पहला इवेंट, A Limited sold a major property which was included in the balance sheet at rupees 1 lakh and for which contract had been exchanged on 15th March। कॉन्ट्रैक्ट हो गया 15th मार्च को, सेल कंप्लीट हुई है 15th मई को। बताओ एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग। एडजस्टिंग। कैसे? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 15 मार्च को हो गया था। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। इसमें दोनों केसेस में डिफरेंस समझ आया? उसमें सिर्फ प्रपोजल था, इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। आपकी बैलेंस शीट डेट में वो चीज 1 लाख रुपीज की थी, सेलिंग प्राइस 250 है, तो आप 1,50,000 का प्रॉफिट अभी अपने बुक्स में शो कर दूंगे। इट विल बी एन एडजस्टिंग इवेंट सिंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैड बीन एक्सचेंज्ड। B part. On 30th April 2023, 100% subsidiary of B Limited declared dividend of 3 lakh in respect of its own shares for the year ended 31st March। क्या बोल रहा है ये?
ये एक बी लिमिटेड की सब्सिडरी जिसको 100%, जिसके 100% शेयर्स वो ओन करता है, उसने डिविडेंड डिक्लेयर करा, तो हम्म। वो नॉन एग्जिस्टिंग होगा, क्योंकि डिविडेंड तो नेक्स्ट ईयर की वो लाइबिलिटी अराइज होती है ना। नेक्स्ट ईयर में आता है आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि 31 मार्च को कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। सी पार्ट देखो, ए लिमिटेड सोल्ड अ मेजर प्रॉपर्टी विच वाज इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट एट 1 लाख। ये आई थिंक रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, हो चुका है ये। ऑन 30th अप्रैल, ये दोनों ना, ये दोनों ही पॉइंट आपके रिपीट हो गए, इसको छोड़ दो। On 31st May 2023, the mail order activities of C Limited, a retail trading group, were shut down with closure cost amounting to 2.5 million. क्या मीनिंग है इसका ये? मैम गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट कर रहा है तो एडजस्टिंग होना चाहिए। और कोई? हमारे पास इसकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी बैलेंस शीट डेट से पहले। हम्म। आई थिंक तो नॉन एडजस्टिंग होना चाहिए। इसमें तनिष्का है जिसने भी बोला था, ये बताओ कहाँ पे लिखा है आपका गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है? मैम बिजनेस शट डाउन हो रहा है तो गोइंग कंसर्न तो इम्पैक्ट हो रहा है। बिजनेस शटडाउन नहीं, आपका एक सेगमेंट भी तो शट डाउन हो सकता है ना, उसकी क्लोजर को गोइंग कंसर्न की बात तो कहीं पे भी नहीं करी ना। A closure not ओके। executed at the year end is treated as a non-existing event. Memorandum disclosure would be required for closure of mail order activities, since non-disclosure would affect users' understanding of financial statement. बस इसका डिस्क्लोजर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट बोला, आप ना अपने नोट्स में इसको काट के यहाँ पे सी कर देना, ये डी और ये ई, ठीक है। नेक्स्ट में बोल रहे हैं, 1 जुलाई 2023 द डिस्कवरी ऑफ सैंड अंडर डी लिमिटेड मेजर civil engineering contract site causes the cost of contract to rise by 25%, which there would no corresponding recovery from the customer. ये क्या होगा आपका, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? ध्यान से। एडजस्टिंग। वो तो उसको पहले से किए जून के बाद हो रहा है। इसलिए मैंने क्वेश्चन को ऊपर तक करा था कि आपका अप्रूवल कब हो रहा है, 15 जून को, इवेंट कब हो रहा है, 1 जुलाई को, सो इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ AS4, outside the purview of AS4. Last, a fire on 2nd April 23 completely destroyed a manufacturing plant of E Limited. It was expected that loss of 10 million would be fully recovered by insurance company. आपका loss fully recovered है, तो going concern effect तो adjusting है, नॉन एडजस्टिंग। non adjusting, ठीक है। It is a मैम इसका डिस्क्लोजर मैंडेटरी होगा? किसका? ये जो अमाउंट है 10 लाख, सॉरी 10 मिलियन। ये वाला, हाँ डिस्क्लोजर तो देना है, देखो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का भी डिस्क्लोजर तो देना ही पड़ता है ना। हम इवन ऐसे नहीं इसमें बोल सकते कि पूरे, ये सारा हमें रिकवर हो गया तो फिर ऐसे डिस्क्लोजर की नीड नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका वो भी है ना, रिकवरी भी हो जाएगी तो भी आपको डिस्क्लोजर तो देना ही पड़ेगा। अगर आपकी कोई लॉस बाय फायर हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसे आने हैं, तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। पता है इसके ना फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स भी होते हैं। अगर आपका लॉस बाय फायर हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी के पार्ट पे वो है, नेग्लिजेंस है। आज तो आपका पूरा रिकवर हो रहा है, इसके आपके ना नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट से आप देखो इसका डिस्क्लोजर क्यों चाहिए। अगर आप किसी कंपनी के ओनर हो, किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो, उस कंपनी में आग लगी, चाहे वो पूरा पैसा रिकवर हो गया, क्या आपको वो चीज पता होनी चाहिए या नहीं पता होनी चाहिए? क्योंकि आपका मॉनेटरी लॉस तो रिकवर हो जाएगा, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में कहीं ना कहीं किसी एम्प्लॉय को भी हार्म हो सकता है। आज 10 मिलियन का है जो रिकवर हो रहा है, कल को ज्यादा लॉस भी हो सकता है वो चीज रिकवरी भी ना हो, या फिर सिर्फ पैसे आने से बिजनेस दोबारा आपका स्टैंड करना भी मुश्किल होता है। तो मैं नॉन मॉनेटरी पॉइंट से कह रही हूँ कि डिस्क्लोजर्स तो हमेशा जरूरी होते हैं इस टाइप के इवेंट्स की, चाहे आपका पैसा रिकवर हो रहा है चाहे नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आप रियलाइजेशन बेसिस पे ही आ जाओगे। रिकवर हो रहा है तब भी आपको डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा, आपके स्टेक होल्डर्स को बताना पड़ेगा कि हमारी कंपनी में आग लगी थी। क्लियर? एक मैम लास्ट, इधर आपने बोला कि अगर हमें रिकवर नहीं होता तो हमारा गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो जाता है, वो आपने इसलिए बोला कि यहाँ यहाँ पे कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड लिखा है। हाँ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय लिखा है ना।
अगर ये चीज मेंशन नहीं होती तो फिर हम नहीं मानते अपनी तरफ से। आपको ना, अगर जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा होता ना, वहां पे आपको ये लिखना होता है मैनेजमेंट शैल इवेल्युएट द गोइंग कंसर्न। इफ द गोइंग कंसर्न इज इम्पेक्टेड इट विल बी एन एडजस्टिंग इवेंट, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ऐसा ना, आपको अभी आप क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, बहुत जगह लिखा भी मिलेगा मैनेजमेंट शैल इवेल्युएट, क्योंकि मैनेजमेंट डिटरमाइन करते हैं कि गोइंग कंसर्न इम्पेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ये हाँ, इसी क्वेश्चन में भी है बाई चांस। हाउ इट इज नेसेसरी टू कंसिडर द वैलिडिटी ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन। आपको देखना पड़ेगा गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है या नहीं है। ठीक है। जैसे इसमें रिपीटेड पॉइंट्स हैं। मेजर प्रॉपर्टी वाज सोल्ड, जिसकी बैलेंस शीट डेट पे 25 लाख की वैल्यू थी। कॉन्ट्रैक्ट्स आपके 15 मार्च को ही एग्जीक्यूट हो गए थे। सेल 15 मई को कंप्लीट हुई। एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग। एडजस्टिंग। 2 अप्रैल को आग लगी, आपका 10 मिलियन का लॉस हुआ, फुली कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग। नॉन एडजस्टिंग। आपका क्लेम फॉर damages अमाउंटिंग टू 8 million फॉर ब्रीच ऑफ पेटेंट हैड बीन रिसीव्ड बाय द एंटिटी प्रायर टू ईयर एंड। आप पे किसी ने क्लेम करा है 8 मिलियन का। इट इज द डायरेक्टर्स ओपिनियन बैक्ड बाय लीगल एडवाइस दैट क्लेम विल अल्टीमेटली प्रूव टू बी बेसलेस। आपकी मैनेजमेंट को लग रहा है कि आप केस जीत जाओगे, ये क्लेम जो है बेसलेस है, बट इट इज स्टिल एस्टिमेटेड दैट इट वुड इन्वॉल्व अ कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर ऑन लीगल फीस। हाँ, लेकिन लीगल फीस का एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ेगा। बताओ, लीगल फीस का प्रोविजन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। बनाना चाहिए। देखो यहाँ पे ना, अगेन आपका AS29 का कुछ पार्ट लग रहा है कि AS29 में मैंने एक चीज बोली थी कि अगर आपको 50% से ज्यादा चांसेस है ना कि आप केस जीत जाओगे, तो आपको प्रोविजन बनाने की नीड नहीं होती, आप उसको कंटिजेंट लायबिलिटी दिखा दोगे। तो जो ये आपके ऊपर क्लेम हुआ है ना, इसको तो आप ऐसे कंटिजेंट लायबिलिटी दिखाओगे, और जो लीगल फीस है ये तो आपको पे करनी पड़ेगी, इसका आप बना दोगे provision। बाकी इसके जो क्वेश्चंस बचे हैं उसको एक बार खुद से पढ़ना। ये बताओ, किसी को कोई डाउट है तो इसमें, या बाय बाय? मैम इसको फिर हम एडजस्टिंग बोलेंगे, नॉन एडजस्टिंग, या फिर कुछ भी नहीं बोलेंगे? 1 मिनट, क्या था हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन? क्लेम वाला, क्लेम। हाँ, क्लेम वाला। क्लेम हमारे ऊपर आया था, तो ये आपके लिए नॉन एडजस्टिंग हो जाएगा। रीजन बीइंग कि आपका ना, ये यहाँ पे 8 मिलियन का आपके ऊपर केस आया था, तब आपने उस पर क्या कर रखा था, कंटिजेंट लायबिलिटी शो कर रखा था। ठीक है। जैसे ये मैं बताती हूँ आपको टाइमलाइन से। ये आपका ईयर है 31 मार्च 2023। यहाँ पे आपको क्लेम के केस में तो लग रहा है कि आप जीत जाओगे, तो आपने इसको कंटिजेंट लायबिलिटी दिखा दिया। लीगल फीस तो आपको पे करनी पड़ेगी, चाहे आप जीतो चाहे हारो, तो इसका आपने बना दिया प्रोविजन। ठीक है। अब आ गया आपका 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को इसका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद सपोज आप जीत गए, आप तो पहले भी यही चांस मान रहे थे कि आप जीतोगे, और एक्चुअल में भी आप जीत गए, तो इस कंटीजेंट लायबिलिटी को भी हटा दो, डिस्क्लोजर भी हटा दो। यहाँ पे जो आपने कर रखा था, मतलब एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा, आप कंटीजेंट लायबिलिटी को भी एडजस्ट करके हटा दोगे। अगर आप केस हार गए, यहाँ पे आप केस हार गए, तो इस कंटीजेंट लायबिलिटी को हटा के आप उसकी जगह बना दोगे प्रोविजन, मतलब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट्स कर दो। ठीक है राधिका? यस मैम। पक्का समझ आ गया? कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। कल हम ना नया चैप्टर करेंगे, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। इसमें से आपका 14 मार्क्स का कवरेज रहता है, और ये आपका कल कल में कंप्लीट हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा। अब इतना इजी है ये, इतने इजीली इसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, बट अभी तक जितना हुआ है ना उसको रिवाइज कर लेना, और कल आपका टेस्ट भी है। कौन से है इसका? 2, 10 और 26 का। मैम हाँ जी।